जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो और प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आप एक नोटबुक पर नोट करते रहिएगा। जो पॉइंट्स बताऊं उनको आप नोट करते रहिएगा ताकि एग्जाम टाइम पर आप आसानी से रिवाइज कर सकें। दोस्तों, हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की यह क्लास होती है, तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें अभय एक्सेल कंप्यूटर के साथ अपनी बेस्ट तैयारी के लिए। एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पर 2.2 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी को सफल एग्जाम में बना रही है। उसको आप देख लीजिएगा और जिन्हें भी ई बुक या पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है डिनायल ऑफ सर्विस की, मैन इन द मिडल की, मालवेयर की और AES की। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AES। अब AES क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा आता है। डिनायल ऑफ सर्विस का शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में पूछता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या है, तो DES का फुल फॉर्म हो जाता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और AES का फुल फॉर्म होता है एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जैसे हिंदी में उन्नत इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहा जाता है। यह क्या करते हैं? AES जो होता है डाटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा वो साइबर अपराध नहीं हो सकता है ना, वो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा, ना कि साइबर क्राइम के अंतर्गत। ठीक है। और DOS डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है? मींस आपका जो नेटवर्क है उसको एक दूसरा पक्ष वो हैक कर लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है और जब तक वो चाहता है उसका अपने हिसाब से, आपके यूजर का अपने हिसाब से उपयोग करता है। इनक्रिप्शन क्या होता है? तो इनक्रिप्शन का काम यह होता है कि हमारा जो डेटा है वह सुरक्षित है अथवा नहीं है, या इसे खोलने या एक्सेस करने के लिए एक डिजिटल सत्यापन कोड या छवि की आवश्यकता होती है। यही आपका क्या कहलाता है? इनक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है? स्टार, मेस, रिंग या फिर बस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है? टोपोलॉजी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजी से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर सभी को मैं एक्सप्लेन करके इसीलिए समझाता हूं ताकि एक साथ में कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएं, आपको रटना ना पड़े, आसानी से समझ में आ जाए। तो इन सभी को आप नोट करते रहिएगा। अब यहां पर पहले बात की गई है स्टार, मेस, रिंग और बस की। तो पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो जो नेटवर्क की भौगोलिक संरचना है ना, एक नेटवर्क के स्ट्रक्चर या आकृति को दर्शाता है, वही क्या है? टोपोलॉजी है। मीन्स किसी भी नेटवर्क में जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, जैसे नोड्स हैं, वह एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं, यह जो प्रोसेस है, जो आकृति बनती है, वही कहलाती है टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी दो भागों में डिवाइड है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। और फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत ही आपका आता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब यहां पर सभी टोपोलॉजी के बारे में बता देते हैं। देखिए, स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, स्टार की तरह होती है। इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है, और उस होस्ट कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या स्टार टोपोलॉजी में हम कंप्यूटरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग जितने चाहते हैं कंप्यूटर लगा सकते हैं। जितने अधिक कंप्यूटर आप लगाएंगे, नेटवर्क की स्पीड पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेन तो एक हब है, इसी से अन्य कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, है ना। तो स्टार टोपोलॉजी में लाभ क्या है कि कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए लाइन की जो लाइन बिछाते हैं, जो केबल लगती है, उसकी लागत काफी कम होती है। अगर इसमें हम लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या होगा, कार्य करने की जो गति है वो कम हो जाती है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोकल कंप्यूटर हैं वो खराब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि होस्ट में कोई खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। फिर बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। मेश टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मेश नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। अब मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए, सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए यहां पर क्या है, सभी के बीच में आसानी से कम्युनिकेशन हो जाता है। मींस यहां पर प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोडों से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक विश्वसनीय, मींस जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता हो। इसके अलावा इसको बोलते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब यहां पर देखिए, जब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे, सभी नोड एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो उनको जोड़ने के लिए अधिक केबल की आवश्यकता होगी। जब अधिक केबल लगेगी तो खर्चा भी अधिक आएगा, इसीलिए इसको मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। अब भैया, रिंग तो सबने पहन रखी है और सभी लोग जानते हैं रिंग कैसी होती है, एक सर्किल में होती है, गोलाकार आकृति में होती है। तो इसमें भी जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं वह एक गोलाकार आकृति में, सर्कुलर आकृति में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई होस्ट या मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है। प्रत्येक कंप्यूटर अपने सबऑर्डिनेट, मींस अपने पास वाले जो उसके बगल में हैं, उस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। इसमें जो डाटा का संचरण है वो साधारण गति से होता है। एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटर को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डाटा उनके लिए है या फिर नहीं है। क्या है इसका मतलब? जैसे कि कोई भी सूचना है, कोई भी डाटा है, एक कंप्यूटर के पास आया तो वह चेक करेगा कि यह डाटा मेरे लिए है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो वह दूसरे कंप्यूटर को, मीन्स अपने बगल वाले को पास कर देगा, फिर वो तीसरे को पास करेगा, तीसरा चौथे को पास करेगा, मीन्स वह टोकन का उपयोग करते हैं। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन रिंग टोपोलॉजी या टोकन विधि टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है बस टोपोलॉजी की। अब भैया, बस आपने देखा है, बस कैसी होती है? एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में जुड़ी होती है। तो बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है, मीन्स एक ही केबल का प्रयोग करते हैं और सभी कंप्यूटरों को एक ही केबल के एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। और इस को केबल है,
केबल के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में टर्मिनल का उपयोग होता है और इन्हीं के मध्य में जुड़े होते हैं, जिसे टर्मिनेटर भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछाता है कि किस टोपोलॉजी में टर्मिनल का उपयोग होता है, तो बस टोपोलॉजी में टर्मिनल का उपयोग होता है। बस टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं लीनियर टोपोलॉजी। किस नाम से भैया? लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या इसे हिंदी में रेखीय या संरेखीय टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो यहां से सभी टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? कॉम्पैक्ट, आईओ, ड्राइवर्स या स्टोरेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया मींस आउटर वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेशन प्रदान करने का काम करता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईओ। अब आईओ का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। नोट कर लीजिएगा, इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म होता है। ड्राइवर्स क्या होते हैं? जैसे देखिए, एक कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वैसे ही कंप्यूटर में जब हम किसी चीज का उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमें ड्राइवर्स का जरूरत होता है। मीन्स ड्राइवर का प्रयोग वहां पर भी करते हैं, जैसे सिस्टम में नेट का उपयोग करते हैं, उसका भी ड्राइवर पड़ता है। हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करते हैं, उसके लिए भी ड्राइवर की आवश्यकता होती है। जो हमारे पोर्ट हैं, जिससे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर इन सभी को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए भी हमें ड्राइवर की आवश्यकता होती है। प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर का भी ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। मीन्स जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, बाहरी चीजों का उपयोग करते हैं, इंटरनल चीजों का उपयोग करते हैं, वॉल्यूम है, इन सभी के लिए क्या है, हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में। स्टोरेज आप जानते ही हैं, भंडारण क्षमता होती है। अब नेक्स्ट, पहले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? CNNET, NSFNET, ASAPNET या ARPANET? बताइए पहले नेटवर्क को किस नाम से जानते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नेटवर्क जो है उसको हम ARPANET के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ARPANET के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, नोट कर लीजिएगा, एजेंसी नेटवर्क। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ARPANET का फुल फॉर्म, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ARPANET कब बना? तो यह 1960 में बना था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सिस्टम एक्सेस डिवाइस, डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डाटा रिट्राइव डिवाइसेस या डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस? निम्न में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो स्रोत, है ना, मीन्स डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा स्कैनिंग डिवाइस, जिसे हम शॉर्टकट में DST के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, PPP TCP IP सूट में ... लेयर प्रदान करता है। PPP प्रोवाइड द ... लेयर इन द TCP IP सूट। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कौन सी लेयर हमें TCP IP सूट में प्रोवाइड करता है? लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट या एप्लीकेशन? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पीपीपी का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लिंक। ठीक है, लिंक लेयर। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? MEITY, NPCI या NEZD? बताइए, या फिर ए और सी दोनों? उमंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। उमंग का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म ना पूछकर इसी में से एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि उमंग में एन क्या प्रदर्शित करता है। तो उमंग में एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यू एज को। तो ऐसे ही आपको पूरा फुल फॉर्म तो याद ही रखना है। जब आपको यह सही से याद रहेगा तो आप पर्टिकुलर एक का आंसर भी दे पाएंगे। तो द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म है। यह एक मोबाइल ऐप है जो डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है ना। यह कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, या उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यह 13 लैंग्वेज 13 भाषाओं को सपोर्ट करने का काम करता है। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उमंग ऐप लॉन्च किया गया था नवंबर 2017। कब? 23 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, ए और सी दोनों। अब इनके फुल फॉर्म क्या है वह भी आपको समझा देता हूं, नहीं काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो MEIT का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ऐसे ही नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन होता है NEGD का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इसी को हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। मीन्स यह आपका जो लॉन्च हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च हुआ है, जिसे शॉर्टकट में MEITY के नाम से जानते हैं। तो शॉर्टकट भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में ये दे देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या आ गया, है ना। तो इन तीनों चीजों को आप याद रखिएगा, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, बिटमैप डॉट 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 का एक संग्रह है जो एक छवि का वर्णन करता है। मीन्स बिटमैप निम्न में से किसका एक संग्रह है जो इमेज को डिस्क्राइब करने का काम करता है? पिक्सेल्स, एल्गोरिथम्स, बिट्स या फिर कलर? बिटमैप क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में BMP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि BMP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो a bitmap is an array of bits that specify the color of each pixel in rectangular array of pixels। बताइए, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पिक्सल्स। बिटमैप पिक्सल्स का एक संग्रह है जो एक छवि का वर्णन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस या अटैक? बताइए। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है।
आईओटी के अंतर्गत देखें जो प्रेजेंट टाइम पर चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, है ना, उनमें एक सेंसर का उपयोग किया जा रहा है, वह आईओटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप स्मार्ट होम देखते हैं, स्मार्ट डोर देखते हैं कि दरवाजे के पास आप पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक दरवाजा ओपन हो जाता है और आप अंदर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाता है। ऐसे ही आप देखें स्मार्ट होम में कि जैसे आप ऑफिस से आए, आप दरवाजे के पास पहुंचे, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो गया, आप सोफे पर बैठे, रसोई में चाय कॉफी का ऑर्डर हो गया, स्लोली स्लोली म्यूजिक स्टार्ट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में खो गए। तो बच्चों यही काल्पनिक दुनिया ही आईओटी है ना। तो ये क्या है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहां पर पूछा है कि कौन साइबर सुरक्षा का घटक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआई का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए, माइक्रो प्रोसेसरों के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? इसमें इंटरनल मेमोरी होती है, इट हैज इंटरफेसिंग सर्किट, इसमें एक इंटरफेसिंग सर्किट होता है, इट कंटेन्स एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, इसमें एएलयू, सीयू और रजिस्टर शामिल हैं, या फिर इट यूजेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इट कंटेन्स एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उसमें एएलयू, सीयू और रजिस्टर शामिल होते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, जिसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर में जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो एएलयू के द्वारा ही होती हैं। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, उसके जो सभी घटक हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, जिसमें कंप्यूटर के सभी अंतिम और अंतरिम परिणाम शामिल होते हैं। मीन्स लास्ट उसका जो रिजल्ट है और जो प्रोसेसिंग है वो दोनों उसमें स्टोर होती हैं। तो ये तीनों क्या हैं? सीपीयू के ही घटक हैं। मीन्स सीपीयू के तीन भाग, एलयू, सीयू और एमयू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वर को एक्सेस करता है? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर या वेब सर्वर? बताइए कौन सर्वर को एक्सेस करने का काम करता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब क्लाइंट, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, वेब क्लाइंट ये सर्वर को एक्सेस करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है? यूट्यूब, डेली मोशन, वीडियो वीवी या वीमियो? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडियो वीवी। ये आपका वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि यूट्यूब भी आपका वीडियो प्लेटफॉर्म है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं। प्रेजेंट टाइम पर आप यूट्यूब पर ही अब एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो यूट्यूब कब लॉन्च हुआ? तो 14 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था। कब? 14 फरवरी 2005 को YouTube लॉन्च हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया यूएस में है ना। एडवर्टाइजिंग कौन करता है? गूगल एडसेंस के माध्यम से होता है। ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और वीमियो क्या है? तो जैसे आप YouTube देखते हैं ना, तो YouTube क्या है? आपका एक फ्री, है ना, फ्री वीडियो प्लेटफॉर्म है। लेकिन वीमियो क्या है? आपका पेड है। और ये नवंबर 2004 में ही लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट, भौतिक मीडिया मीन्स फिजिकल मीडिया के संबंध में एसटीपी केबल का फुल फॉर्म क्या है? एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए।
एसटीपी केबल, यूटीपी केबल, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या यूटीपी और एसटीपी सेम है, तो सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों के डिजाइन और मैन्युफैक्चरर थोड़ा थोड़ा अलग हैं, लेकिन जो दोनों का काम है, दोनों का इस्तेमाल है, वो एक ही कार्य के लिए किया जाता है। मीन्स दोनों का उद्देश्य जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर आप देखें काम के मामले में, तो काम के मामले में दोनों सेम हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनका उद्देश्य वही है। यूटीपी का फुल फॉर्म अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स की विशेषता नहीं है? मल्टी यूजर, इजी टू यूज, मल्टीटास्किंग या पोर्टेबिलिटी। बताइए कौन सा यूनिक्स की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूनिक्स? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का क्या मतलब होता है? जिसको एक बार में कई सारे लोग उपयोग कर सके, है ना, एक समय में एक बार में कई सारे लोग उपयोग कर सकते हैं, वही होता है मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? जब एक समय में कई कार्यों को संपादित कर सके, एक समय में कई कार्यों को हम कर सकें, तो वह कहलाता है मल्टीटास्किंग। लेकिन यूनिक्स को चलाना आसान नहीं है, मींस यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इजी टू यूज। ये यूनिक्स की विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन माइक्रो प्रोसेसर नहीं है? Z8000, मोटोरोला 6809, Zilog Z8 या PIC1X। बताइए निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर नहीं है? काफी यूनिक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PIC1X। ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, बाकी ये सभी क्या हैं? आपके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए आज ही अभेक्सल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और टाइम टू टाइम क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेलीग्राम चैनल अभेक्सल कंप्यूटर को भी विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।